हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरी पॉलिटिकल साइंस पे होने वाली है, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर्स में कवर अप करने वाला हूँ, जहाँ पे उसके कंप्लीट पीवाईक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए ये करके चीजें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री की जो वीडियो है 3 चैप्टर्स की पोस्ट कर दी, अगर नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज क्या बोला गया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। क्या अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देगी कि जो एसेंस है डेमोक्रेसी का वो क्या है इन 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2019, 2020, 2022 और 2023 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, डैश हैज अ पावर टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके पास पावर है जो क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो हमारा क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट होता है। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन्स टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अब इसके आंसर की अगर हम बात करें तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। देखो वुमेन से रिलेटेड क्या है यहाँ पे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन है, फूड सिक्योरिटी है, या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला, इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल एंड सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में 50% सीट्स क्या होती है, रिजर्व होती है। फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या एक देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है किसको, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को। आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या बोला गया, द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या देखा जाता है, एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट देखा जाता है। क्यों, तो सबसे क्यों नहीं, ट्रू है कि फॉल्स। तो सबसे पहली चीज ये आंसर ट्रू है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से जो हालात होते हैं और जो परिस्थिति होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून लिखे गए उनको भी बदलना जरूरी बन जाता है। चेंजेस आर मेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अमेंडमेंट्स टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब जो चेंजेस होते हैं वो कैसे किया जाता है, एक प्रोसेस होता है जिस उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब ही क्या होता है, बदलाव, ताकि जो सोसाइटी की जो चेंजिंग नीड है उसे हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सके दोस्तों। फिर उसके बाद द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक दिस चेंजेस। अब पावर किसके पास है, कोई भी कह रहा है यार क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है, नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। ये जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास होती है, पार्लियामेंट ही क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। हाँ, एक चीज और है कि हालांकि जुडिशरी जो है हमारी, जो हमारी थर्ड बॉडी है, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि पार्लियामेंट रूल्स में बदलाव कर सकता है, कानून में बदलाव कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार उसे नहीं है। फिर क्या बोला गया है, द इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, अगस्त 2022, जुलाई 2023 में। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या रीजंस क्या है देख लेते हैं। इन इंडिया पीपल डायरेक्टली चूज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर पार्लियामेंट, फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। सही बात है, इंडिया में जो लोग होते हैं उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको डायरेक्टली चुन सकते हैं, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए। अब यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होते हैं और साथ ही साथ फेयर इलेक्शंस होते हैं, और रेगुलरली एक इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। तो यहाँ पे ये रेगुलरली कंडक्ट किया, ऐसा नहीं कि आने वाले 10 साल तक इलेक्शंस ही नहीं हुए फिर अचानक से इलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वोट कर सकता है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है वोटिंग की, तो कोई भी इंसान क्या वोट कर सकता है, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, चाहे कोई रिलीजन का हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो। ठीक है, पहले जो वोटिंग एज था वो कितना ईयर्स था, 21 ईयर्स था। ठीक है, बट आगे चलकर इस एज को और भी कम कर दिया गया। अब अगर आप 18 साल की उम्र के बच्चे हो, ठीक है, या फिर 18 साल के एक इंडियन सिटीजन हो, यू हैव द राइट टू वोट फॉर द कंट्री। ठीक है, दिस अलाउड मोर यंग पीपल टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी पॉलिटिक्स में, ठीक है, जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में जो नौजवान चेहरे होते हैं उन सभी को क्या किया मिला, एक अधिकार मिला कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर्स इंडिया में ही है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी क्या कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर, सॉरी नीचे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जी हाँ ट्रू है। ठीक है, क्या रीजंस क्या दिए गए, द जुडिशरी हैज मेड फंडामेंटल राइट्स मोर मीनिंगफुल बाय प्रोटेक्टिंग सिटीजंस थ्रू इट्स डिसीजन। अब जुडिशरी ने क्या किया है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स को और भी ज्यादा क्या दिया, एक महत्व दे दिया, उसको एक वैल्यू एडिशन कर दिया है। कैसे, अपने सिटीजन्स की, जो भी सिटीजंस होते हैं हमारी कंट्री के, उनके डिसीजन को प्रोटेक्ट करते हुए। ठीक है, कि जहां पर जो जुडिशरी होती है वो हमेशा ध्यान रखती है कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हो उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश करती है, जिससे कहीं ना कहीं सिटीजन सिक्योर फील करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी राइट्स दिए उनको सिक्योर करने की जवाबदारी कौन लेता है, आपका
कोर्ट क्या लेता है। फिर द कोर्ट हैज गिवन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन इश्यूज लाइक चिल्ड्रन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। अब कोर्ट्स ने कई बार जो इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किए आपके इश्यूज जैसे चिल्ड्रंस राइट को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, वुमेन्स की रिस्पेक्ट को लेकर, डिग्निटी को लेकर, इंडिविजुअल फ्रीडम को लेकर, ट्राइबल एम्पावरमेंट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मार्च 2019 में, 2020 में, अगस्त 2022 और जुलाई 2023 में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है क्या। अब 2005 की अगर मैं बात करूं तो इंडियन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था एक एक्ट जिसका नाम होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता क्या है, ठीक है। अब ये लॉ का जो पर्पस था वो यह था कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है, उनको पूरा एक अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन का, जहां पर उन्हें पता चले कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कहां पे कितने पैसे लगा रही है, फाइलें कहां तक पहुंची है, काम कितना हुआ है, कितना बाकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कंट्री का जो एक आम नागरिक होता है वह गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर सकता है। It allows people to participate in administration and ensures the government listens to their needs। अब यहाँ पे ये जो अधिकार है, ये जो लॉ है, ये कहीं ना कहीं लोगों को क्या देता है, एक अधिकार देता है, एक बोलते हैं राइट देता है कि वो जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो डे टू डे वर्क होते हैं, उसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। और ये भी गवर्नमेंट ध्यान रखे कि वो जो जनता है, जनता जनार्दन है, उनकी जो जरूरत है उन जरूरतों को सुने, ठीक है, उन जरूरतों को सुने और हमेशा, ठीक है, उन जरूरतों को फुलफिल करने की कोशिश करें। इससे एक डेमोक्रेसी में क्या एक बोलते हैं ना, एक ट्रस्ट और डेमोक्रेसी और भी स्ट्रांग क्या बनती है दोस्तों। अब ये जो अधिकार होता है, ये अधिकार कहीं ना कहीं सिटीजन को ये समझने में हेल्प करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इट हैज रिड्यूस सिक्रेसी एंड मेड द गवर्नमेंट मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। अब इसकी वजह से जो सिक्रेसी है, मतलब जो एक कहीं ना कहीं एक जो बात जो छुपी रहती थी सिटीजन से, अब वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है और गवर्नमेंट और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है। जहां पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही, किस तरीके से करी, कहां पे कितनी लागत लगा रही है, ठीक है, वो सारी चीजें जो होती है आज के डेट में आम जनता को इन सारी चीजों के बारे में पता होता है। अब दूसरी बात हम करेंगे राइट टू वोट के बारे में। अब राइट टू वोट क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे पुरुष होते हैं और साथ ही साथ जो स्त्रियां होती है जिनकी भी उम्र 21 साल या फिर 21 साल से ज्यादा होती है, उन सभी को अधिकार दिया है क्या, वोट करने का, ठीक है। उनको वोट दिया गया 2 मिनट। हाँ गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे वाले राइट बेस्ड अप्रोच। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस एफर्ट्स वर मेड टू मेक इंडिया मोर डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद अब यहाँ पे कोशिश की गई थी कि इंडिया को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक नेशन क्या बनाया जाए। शुरुआत में इन बिगिनिंग सिटीजन वर ट्रीटेड एज अ beneficiaries of reform. Over time, this change and reforms like education, information and food were seen as a right of citizen। अब यहाँ पे जैसे जैसे समय बदलता गया तो अलग अलग बदलाव हुए आपके एजुकेशन फील्ड में, इंफॉर्मेशन सेक्टर्स में, ठीक है, और फूड्स में। ये सारी चीजें जो होती है अब लोगों के अधिकार की तरह क्या दिखेगी। एज अ रिजल्ट लॉज लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड वर इंट्रोड्यूस्ड टू एम्पावर पीपल। अब उसी के नतीजे थे कि जो लॉज थे जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, इन सभी को क्या इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि पीपल्स को और ज्यादा एम्पावर किया जा सके। अब आंसर इन ब्रीफ क्या बोला गया, विच पर्टिकुलर लॉज या फिर एक्ट्स क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड सिक्योर डेवलपमेंट, ठीक है। विच डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे क्या बोला है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट हेल्प प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम अब्यूज एंड रिजेक्ट्स ओल्ड आइडियाज ऑफ डोमिनेशन, इट मेक्स इंडियन डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव। यहाँ पे क्या बोला है, जो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट था वो क्या कहता है, हेल्प करता है वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अब्यूज थे, जो ओल्ड आइडियाज थे डोमिनेशन के, उन सभी से बचने में। साथ ही साथ ये इंडियन डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है, ठीक है। लॉज लाइक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड द राइट फॉर द वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी हैव आल्सो हेल्प प्रोटेक्ट वुमेन्स डिग्निटी एंड सपोर्ट देयर डेवलपमेंट। अब जो लॉज थे जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लॉज बनाए गए, साथ ही साथ जो वुमेन्स के जो अधिकार थे उन वुमेन्स का अधिकार प्रॉपर्टी पे, इसके लिए लॉज बनाए गए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये कुछ लॉज ऐसे थे जिसने हेल्प किया क्या, जो वुमेन्स की जो डिग्निटी थी, ठीक है, उनको सपोर्ट, उनके डेवलपमेंट को और उनकी डिग्निटी को क्या बचाने में, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या बोला, व्हाट इज मीन बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस बेसिकली अगर मैं बात करूँ एक मींस एवरीवन इन सोसाइटी शुड ट्रीट ईच अदर इक्वली एंड फेयरली। मतलब सोशल जस्टिस मतलब सीधी सीधी बात है कि जहाँ पे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उन सभी को क्या इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी के बीच में एक तरह का बोलते क्राइसिस नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बोले, डेमोक्रेटिक पॉलिसी शुड इंक्लूड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम। जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज थी हर एक सेक्शन के सोसाइटी के, उन सभी को क्या सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में क्या लानी है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए ये इंश्योर करने के लिए, सोशल जस्टिस क्या मेंटेन करने के लिए, जैसे रिजर्वेशन सीट्स लाई गई एससी और एसटी के लिए, एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया,
ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजंस बनाई गई, बहुत सारे लॉज बनाए गए वुमेन और उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फटाफट हम चलेंगे हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, शायद ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट डालना भूल गई है, तो एक बार आप चेकआउट कर लेना टेक्स्ट बुक के। ठीक है, क्या बोला गया, द स्टेटमेंट गवर्नमेंट डिसाइड्स एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन पर्टिकुलर स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब और कितने स्टेजेस में इलेक्शन होने चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो ये भाई गलत है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, तो इसलिए फॉल्स बोलेंगे। तो यही बोला गया है, देखो रीजन क्या दिया है फॉल्स का। इन इंडिया इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इलेक्शन। सही बात है, इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करने की पूरी जो जवाबदारी होती है किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द डेट एंड स्टेजेस ऑफ इलेक्शंस। अब जो इलेक्शन कमीशन होती है वह जो डेट्स और जो स्टेजेस होते हैं इलेक्शन के उसको क्या डिसाइड करती है। फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। सिर्फ डेट्स ही नहीं अनाउंस करती है, स्टेजेस ही नहीं सिलेक्ट करती है, साथ ही साथ अनाउंसमेंट कब इलेक्शन कब होगा उसकी डेट्स अनाउंस करती है, साथ ही साथ रिजल्ट्स कब आएंगे उसकी भी डेट्स कौन अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस क्या करता है। फिर क्या बोला, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर सेकंड टाइम। अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो इलेक्शन कमीशन है वो वापस से इलेक्शन करवाता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दूसरी बार। तो हाँ, ये इसका जवाब ट्रू है। कब होते हैं, चलो मैटर देख लेते हैं। जो री इलेक्शंस होते हैं, जो री इलेक्शंस होते हैं उसे हम मिड टर्म इलेक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 साल पूरा होने से पहले ही वापस से इलेक्शंस होते हैं, इसलिए इन्हें मिड टर्म इलेक्शंस क्या बोला जाता है। ठीक है, हैपन इफ द गवर्नमेंट लूजेस इट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट और इफ कोalition पार्टीज विड्रॉ देयर सपोर्ट। अब कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, अब गवर्नमेंट की सीट्स होती है, अगर कोई भी जो गवर्नमेंट अगर उसकी सीट्स है, ठीक है, वो मेजोरिटी से कम हो जाती है, तो एक कंडीशन वहां पे होता है कि पार्लियामेंट में उसका जो सीट होता है कम हो जाता है, तो इसकी वजह से री इलेक्शन हो सकता है। या फिर अगर गठबंधन होता है जिसको हम लोग कोलिशन बोलते हैं, ठीक है, अगर गठबंधन टूट जाता है कि एक पार्टी क्या कहती है गठबंधन तोड़ देती है, ठीक है, तो उसका सपोर्ट चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में भी क्या होता है, इलेक्शन वापस क्या किया जाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि गठबंधन टूट गया, अब कोई और गवर्नमेंट नहीं है या फिर और कोई पार्टी मिलकर क्या गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करना चाहती है, तो वहां पे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है उसका टर्म एंड हो जाता है और इलेक्शन कमीशन वापस से इलेक्शन करवाता है। By election are held if a seat in the Lok Sabha, Vidhan Sabha or local government becomes vacant due to resignation or death of an elected representative. अब यहाँ पे इलेक्शंस उस कंडीशन में भी होंगे अगर जो लोकसभा में, विधानसभा में या फिर लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज होती है अगर उनमें सीट वेकेंट हो जाती है। क्यों वेकेंट हो जाती है, रेजिग्नेशन की वजह से या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के डेथ की वजह से, तो वहां पे भी इलेक्शन वापस के कंडक्ट किए जाते हैं। दिस इलेक्शन इंश्योर्स दैट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज स्मूथली। अब ये इलेक्शन हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी ये होनी चाहिए डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होना चाहिए वो हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, जो इलेक्शंस होने चाहिए वो बहुत स्मूथली कंडक्ट किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शंस क्या कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने ऑलरेडी बताया, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, मेन बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कंट्री में क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। आर्टिकल 324 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसने क्या इलेक्शन कमीशन को एक एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया ताकि वो फ्री ऑफ फेयर और एक ट्रस्ट वर्दी इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। फंक्शंस क्या है, वोटर्स लिस्ट बनाना, ठीक है, इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करना, जो एप्लीकेशन है कैंडिडेट्स के वो चेक करना, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्निशन देना, साथ ही साथ जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्शन को लेकर उनको सॉल्व करने की जवाबदारी भी इनके ऊपर ही होती है। फिर क्या आता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन। सही बात है, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में और एंड द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन। और कोई भी जो डेमोक्रेसी उसका फ्यूचर क्या होगा, कि वो सही चलेगा खराब होगा, ये सारी चीजें जो इलेक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करती है। इलेक्शन विल ओनली बी ट्रस्टवर्दी इफ दे आर फ्री फेयर एंड नॉट मैनिपुलेटेड। इलेक्शन तभी एक बोलते हैं ना भरोसेमंद हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, जब वो फ्रीली फेयरली और बिना मैनिपुलेट मतलब कुछ भी गड़बड़ किए बिना क्या कंडक्ट किए जाते। तो सम सजेस्टेड रिफॉर्म टू इंप्रूव द इलेक्टोरल प्रोसेस आर, कुछ जो तरीके इलेक्टोरल प्रोसेस को क्या चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए, वो क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज शुड गिव 50% ऑफ इलेक्शन टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स एंड हेल्प देम टू गेट इलेक्टेड। पहला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर जैसे 10 टिकटें हैं उनके पास, तो उनमें से 5 टिकटें यानी 50% जो टिकटें हैं इलेक्शन की वो वुमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो इलेक्ट हो जाए। फिर पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट नॉमिनेट कैंडिडेट्स विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। जो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे कैंडिडेट को कभी भी खड़ा नहीं करना है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से क्या करते हो बिलोंग करते, और साथ ही साथ उन्हें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट की जो भी डिसीजन होंगे, ठीक है, वो सारे डिसीजन जो उनको फॉलो क्या करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे की बात करें तो आगे अब क्या देखने मिलता है हमें, चलो वो भी देख लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहली चीज क्या देखने मिल रही है, द गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब गवर्नमेंट को क्या ये पूरी जवाबदारी लेनी चाहिए, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी चीजें होती है वो सभी क्या उनको एक बोलते हैं ना एक अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, चेक क्या करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया और साथ क्या बोला है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 शुड बी चेंज व्हेन नीडेड। क्या बोले, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, पीपल एक्ट है 1951, जब भी जरूरत पड़ती है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें चेंज या बदलाव क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, दिस रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या बोले, जो रिफॉर्म है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या, स्मूथ फंक्शनिंग जो है डेमोक्रेसी की इंडिया में उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, अब कंप्लीट द चार्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस बोले गए। देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो यहाँ पे लास्ट दिया गया, यहाँ से चालू है फिर यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो क्या वोटर्स लिस्ट फाइनलाइज की जाएगी, जो कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन है वो किए जाएंगे, फिर इलेक्शन कैंपेनिंग रन की जाएगी, फिर वोटिंग होगी, फिर वोटिंग की काउंटिंग होती है, फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है इलेक्शन का, फिर जो भी डिस्प्यूट्स होगा इलेक्शन को लेकर उसको क्या सॉल्व क्या किया जाता है। फिर क्या बोला, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। अब क्या बोला गया, फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसीजर की जो वोटिंग के फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे। तो पहले क्या, द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन 1951 टू 52। जो पहला इलेक्शन हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में, कभी हुआ था, 51-52 में हुआ था। बहुत सारे पीपल्स जो थे वो इलिटरेट थे, ठीक है, सो क्रिएटिंग अ वोटर लिस्ट वाज डिफिकल्ट। तो उस टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, इनके इतने जानकार नहीं हुआ करते थे, वोटर लिस्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। टू सॉल्व दिस अ सिंपल वोटिंग प्रोसेस वाज क्रिएटेड। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल वोटिंग प्रोसेस क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। अराउंड 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर मेड, 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे, एंड ईच बॉक्स हैड द इलेक्शन सिंबल ऑफ ए पार्टी ऑन इट। और हर एक इलेक्शन बॉक्स पे क्या जो पार्टीज हुआ करती थी उन पार्टी के क्या सिंबल्स क्या हुआ करते थे। Voters had to drop a blank ballot paper in the box with the symbol of the party they wanted to vote for। अब उस टाइम पे जो वोटर्स थे उनको ब्लैंक बैलेट पेपर होता था, एक तरह का खास पेपर होता था, ठीक है, उस पे सिंबल्स होते थे पार्टी के, ठीक है, और उस पे उनको क्या करके एक स्टैंप मार के या फिर वो सिंबल को कुछ करके स्टैम्प मार के क्या करना पड़ता था, उनको फोल्ड करके वो बॉक्स पे ड्रॉप करना पड़ता था। इससे ये सिस्टम से ये बहुत ज्यादा इजी हो गया था जो इलिटरेट पीपल थे उनको क्या वोट करने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, हमें कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये चीज के बारे में हमें क्या पूछा गया है। तो चलो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या बोला है, टू स्टॉप चीटिंग एंड इंश्योर फेयर इलेक्शंस द इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड रूल्स कॉल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे इलेक्शन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ये बोलते हैं कि इलेक्शंस प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं, बेईमानी की गई है, कुछ ना कुछ चूक हुई रहेगी, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने क्या बनाया, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए कि इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलते हैं। दिस रूल एक्सप्लेन व्हाट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स कैन नॉट डू बिफोर एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। अब रूल हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान या फिर इलेक्शन के बाद में। इवन द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो दिस रूल, हालांकि जो सरकार होती है उस सरकार को भी ये जो कायदे कानून होते हैं, कायदे कानून उन्हें मानने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड वोटर्स नाउ फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। अभी जो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, देखो कानून बनना कुछ नहीं, कानून बन जाते हैं, लेकिन कानून बनने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब ये जो इंप्लीमेंटेशन किया ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो वोटर्स में अब कॉन्फिडेंस है कि भैया हाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत प्रॉपर है, ठीक है, तो इलेक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथली रन किया जाए और फेयर इलेक्शन रन किया जाए। फिर क्या बोला, व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो पहला मिसयूज ऑफ मनी, पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी में जब कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं तो ये प्रॉब्लम ये आती है। वॉयलेंस इलेक्शंस, कई बार जो होता है इलेक्शन के दौरान वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक डर जो वोटर्स के मन में बैठ जाता है। फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स कई बार जो इलेक्शन टिकट्स होते हैं वो हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स को ही देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और जो एक नया चेहरा होता है या फिर एक नया बंदा होता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला होता है वोटर लिस्ट बनाना। दूसरा क्या होता है, इलेक्शंस कब होंगे, कौन सी जगह पे कब होंगे, कितने दिन चलेंगे, कितने स्टेजेस में होंगे वो करना। चेकिंग कैंडिडेट्स एप्लीकेशन चेक करना, कैंडिडेट्स के प्रॉपर है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं, कुछ एरर तो नहीं, ये चेक करना, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना। साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, उन सभी को सॉल्व करना भी इनकी जवाबदारी होती है। तो इसी तरीके से हमने हमारे सेकंड चैप्टर का भी सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे हमने क्या सॉल्व कर लिए। मिड टर्म इलेक्शंस मैंने ऑलरेडी बताया, ऐसा कोई भी इलेक्शन जो
ड्यूरेशन पूरे होने के पहले क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, उसको हम लोग मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं। और ये कब होते हैं मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फटाफट करेंगे। जस्टिस पार्टी अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी। तो वो उसका आंसर क्या है, द्रविड़ मुनित्ररा कजगम पॉलिटिकल पार्टी। फिर क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। भैया इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, क्या बोला गया, Sometimes it is easier for regular people to talk to a local party leader than to a government official। सही बात, कई बार जो लोकल पीपल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि वो किसी लोकल पार्टी से क्या करे, बातचीत कर रहे हैं, अपनी जरूरतों के बारे में बताए, अपनी दिक्कतों के बारे में बताए। कंपेरेटिवली गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज पास ऑन द नीड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। और सो पॉलिटिकल पार्टीज उनके बिहाफ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जो भी आम जनता की जो भी नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको पास ऑन करते हैं। फिर क्या बोला है, द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू गेन सपोर्ट ऑफ द पब्लिक फॉर इट्स प्लान एंड पॉलिसीज थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो क्या करे, जो पब्लिक से क्या उनकी जो प्लान्स होती है, पॉलिसीज होती है, उसके लिए क्या सपोर्ट पाने की कोशिश करे। दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट टू से दैट पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्ट गवर्नमेंट एंड पीपल। इसलिए ये कहना सही होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, लोगों को और गवर्नमेंट को कनेक्ट करती है। फिर शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी। नहीं भाई, ये फॉल्स है। शिरोमणि अकाली दल एक नेशनल पार्टी नहीं है, एक रीजनल पार्टी है। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल एक मेजर रीजनल पार्टी है। आपके किसके, पंजाब की। शिरोमणि अकाली दल एक मेजर रीजनल पार्टी पंजाब में, जो कि ईयर 1920 में क्या फाइंड आउट किया गया था। इसका मेन गोल ये था कि वो जो रिलीजियस और जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको प्रमोट करना चाहती थी। ठीक है, ये पंजाब में कई सालों से पावर में थी पार्टी। हालांकि अगर बात करूं इलेक्शन कमीशन की, जो नेशनल पार्टी बनने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसको फुलफिल नहीं करती, इस वजह से शिरोमणि अकाली दल जो एक रीजनल पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी नहीं कही जाती है। फिर क्या बोला है, कोलिशन पॉलिटिक्स लीड टू इंस्टेबिलिटी। जो अब स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, ईयर 1989 के बाद जितने भी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं वहां पे कोई भी सिंगल पार्टी, एक डोमिनेंट पार्टी नहीं आई। ठीक है, ठीक उसके बाद से ही अलग अलग पार्टीज ने क्या किया, एक दूसरे से मिलकर क्या कोलिशन में काम करना क्या शुरू किया। ठीक है, जो आइडिया था कोलिशन गवर्नमेंट का वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, ये आइडिया बिल्कुल गलत साबित हुआ। इनफैक्ट जो सिस्टम था कोलिशन गवर्नमेंट का वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल देखने मिला हमारी कंट्री में। इसलिए ये करेक्ट कहना सही होगा कि कोलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू स्टेबिलिटी कहना सही होगा, इंस्टेबिलिटी कहना गलत होगा। फिर क्या बोला, रीजनलिज्म कंसेप्ट क्या है। रीजनलिज्म कब होता है, व्हेन पीपल स्टार्ट फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द लैंग्वेज एंड रीजन विच टर्न्स इनटू अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोला है, रीजनलिज्म कब होता है, जब जो पीपल्स होते हैं वो स्टार्ट, उनके अंदर एक फीलिंग आने लगती है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आने लगता है अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने रीजन को लेकर। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी की तरह उनके लिए क्या काम करने लगती है। दे फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन रीजन एंड बिलीव दे शुड हैव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन देयर एरिया। अब यहाँ पे वो फोकस ये करने लगते हैं कि भैया उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी जॉब है, वो सभी उनके कंट्रोल में होनी चाहिए और उनको ही मिलनी चाहिए, उसके अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को मिलने नहीं चाहिए। पीपल फील प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री एंड सोशल मोमेंट्स। ठीक है, जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, ट्रेडिशंस को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, सोशल मोमेंट्स को लेकर। दिस प्राइड लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब ये जो प्राइड है इसकी वजह से एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का क्रिएट हो जाती है। When this cultural, linguistic and regional identities come together, create a strong feeling of regional consciousness। ठीक है, जब ये कल्चर, लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल आइडेंटिटीज एक साथ आती है तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट करती है किसकी, रीजनल कॉन्शियसनेस की। दिस कैन समटाइम्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से नई पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होते हुए दिखाई देती है, प्रेशर ग्रुप फॉर्म होते दिखाई देती है, फिर मूवमेंट्स दिखाई देते हैं हमें। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होती है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहते हैं, कंपीट करते हैं किसके लिए, पावर के लिए। ठीक है, और जहां पे सभी क्या होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ठीक है, इंडिया में ईयर 1989 के बाद लोकसभा इलेक्शंस हुए जहां पर कोई भी वन पार्टी नहीं आ पाई। जो डोमिनेटिंग वन पार्टी सिस्टम था वो एंड हो गया। फिर उसके बाद से अलग अलग पार्टीज एक साथ आती है, कोलिशन फॉर्म करती है, यानी गठबंधन करती है और सरकार क्या बनाती है। एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज बिकम स्टेबल इन द कंट्री। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो इंडिया में स्टेबल होता हुआ दिखाया है। नेशनल पार्टी क्या होता है, नेशनल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ये दो कंडीशंस को फॉलो करती है। कंडीशन 1 क्या है, द पार्टी गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली ऑफ इलेक्शन। क्या बोला गया है, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाएगी, जब उसे जो 6%, कम से कम 6% जो है वैलिड वोट्स मिले 4 या फिर 4 से ज्यादा स्टेट्स में, कौन से, लोकसभा इलेक्शन या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में।
द पार्टी विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द लास्ट इलेक्शन। अब जो पार्टी है किसी भी स्टेट से कम 4 वोट्स क्या जीते, 4 सीट जीते आपके किसी भी लोकसभा इलेक्शन, आपके लोकसभा इलेक्शन से किसी भी स्टेट के, ठीक है, या फिर लास्ट इलेक्शन में। कंडीशन 2 क्या है, द पार्टी कैंडिडेट्स शुड विन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे ये बोला गया 543 सीट्स होती है लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। कम से कम पार्टी कैंडिडेट्स को कम से कम 543 का 2% सीट तो उनको कम से कम जीतना चाहिए, ठीक है, तब पार्टी क्या कहलाएगी, एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। पार्टी कैंडिडेट मस्ट बी इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। जो पार्टी कैंडिडेट्स है वो कम से कम 3 स्टेट से, 3 अलग अलग स्टेट से क्या चुने जाने चाहिए। कुछ नेशनल पार्टीज का यहाँ पे नाम दिया, आप रीड कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट, अगेन ये सेम नेशनल पार्टी का नाम दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोला, रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, देखो यहाँ पे आपको सारे नाम दिए हुए, आप एक बार रीड करोगे तो आपको कुछ चीजें खुद भी समझ में आ जाएंगी। अगेन रीजनल पार्टीज इन इंडिया कौन से नाम है आप लिख दो। फिर यहाँ पे ईयर दिया है, 1885 में कौन सी पार्टी आई थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कभी आई थी, 1964 में आई थी। 1980 में कौन सी आई थी, बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी आई थी। फिर लास्ट क्या दिया, 1999 में कौन सी आई थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आई थी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी चीजें कवर कर लिया। आई होप सो चीज आपको क्लियर हो गई एंड यू विल हैव लाइक्ड इट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले 2 चैप्टर्स की भी वीडियो में इसी तरीके से लेकर तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे तो सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।